नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ क्रमांक 5 दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 5 है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पाठ है, पाठ क्रमांक 5, खेती से आई तब्दीलियां, और इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हमारे आजाद यानी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो बच्चों, चलो अब हम इनका थोड़ा सा परिचय देखेंगे और इनके बारे में थोड़ी सी और जो जानकारी है उसको हम रिवाइज करेंगे यानी अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं हम इनके परिचय के बारे में। इनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। ठीक है। अब इनका जो परिचय है, मुख्य परिचय, वो इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये सबसे बड़े चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि हमारे भारत को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यानी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इन्होंने प्रोत्साहन दिया है किस चीज को? विज्ञान को और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हम ध्यान देंगे। इनकी प्रमुख कृतियां इस तरह हैं। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम। पिता के पत्र किसके नाम? पुत्री के नाम। तो जो आज का हमारा पाठ है वो एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पाठ है, जो गद्य है, उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी। तो प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। किसको लिखा है? इंदिरा गांधी को। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यानी किस तरह इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा है, यानी जो आदि मानव था वहां से लेकर वो खेती तक कैसे पहुंचा और किस खेती के माध्यम से कैसे और आगे बढ़ा, वो सारी चीजें एक क्रमबद्ध यहाँ पर उन्होंने अपनी पुत्री को जानकारी दी है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। किसको समझाया? पुत्री को। कौन पुत्री? इंदिरा गांधी जी को। तो यहाँ पे नेहरू जी ने वो पत्र अपनी पुत्री को लिखा और ये सारी जानकारी जो है अपनी बेटी को दे रहे हैं। चलो अब हम पत्र की तरफ चलते हैं कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री को किस प्रकार पत्र लिखा है। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहला परिच्छेद दिया है जो पंडित जी ने अपनी पुत्री को लिखा है, उसको हम देखेंगे। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। यानी पत्र में उन्होंने क्या लिखा है? कुछ कामों के बारे में अपनी बेटी को पहले से ही लिखा हुआ था। आज जो वो नया लिख रहे हैं, यानी पंडित जी अब जो नया पत्र शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, यानी शुरुआत में आदमी किस पर आश्रित था? शिकार पर आश्रित था, और उनका गुजारा उस शिकार से ही होता था। काम बटे हुए न थे, यानी काम बटा हुआ नहीं था। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिकार करना पड़ता और बड़ी मुश्किल से उनको खाने भर का मिलता था। इस प्रकार पंडित जी अपनी पुत्री को लिख रहे थे। आगे
सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बंटना शुरू हुआ होगा। सबसे पहले किसके बीच काम बंटना शुरू हुआ होगा? औरतों और मर्दों के बीच में काम बंटना शुरू होगा। इस प्रकार जो है पंडित जी ने लिखा। मर्द शिकार करता होगा और औरतें घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होंगी। यानी औरतें क्या करती होंगी? घर में रहकर औरतों और बच्चों की जो है निगरानी करती होंगी, बच्चों और पालतू जानवरों की। कौन निगरानी करता होगा? औरतें करती होंगी। और मर्द क्या करता होगा? वो शिकार करके लाता होगा। इस प्रकार पंडित जी अपनी पुत्री को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही हुआ कि बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी औरतें करती होंगी और मर्द शिकार करता होगा, और इस तरह काम बंटना शुरू हुआ होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। यानी आदमियों ने जब खेती करना सीखा होगा तो उन्होंने और भी नई नई चीजें सीखना शुरू किया। और भी नई नई चीजें कहने का अर्थ क्या हुआ? पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और कुछ लोग हल चलाते। तो बच्चों, ये क्या है? हल चलाना। यानी कुछ लोग हल चलाने का काम करते, कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग शिकार खेलते। तो इस तरह काम जो है अलग अलग लोगों में बंट गया। तो इस तरह उनका गुजर बसर होने लगा, यानी उनके दिन जो है गुजरने लगे। तो ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यानी जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों में और भी काम बढ़ते गए और उन्होंने नया नया चीज सीखा, और सीखने के साथ साथ नए नए पेशे यानी कि नए नए जो है काम धंधे उन्होंने सीखे, और नए नए काम सीखने के साथ साथ उसमें वो पक्के भी हो गए, यानी कि वो काम बहुत अच्छी तरीके से वो करने लगे। और साथ ही साथ खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है नया नया काम सीखने लगा, नए नए काम तरीके से काम को मतलब वो और भी नए नए काम सीखे और उस काम को अच्छी तरीके से करने का उनमें हुनर आने लगा। और जब ये कला वो सीख गए, और खेती करने का सबसे बड़ा अच्छा नतीजा क्या हुआ? उनके यहाँ क्या बना? गांव और कस्बा बना। गांव और कस्बा यानी कि धीरे धीरे गांव बनने लगे, घर बनाने लगे। लोगों ने घर बनाने का तरीका भी उनको मालूम पड़ा, और जब घर बनाने का तरीका उनको पता चला तब उसके साथ साथ उन्होंने कस्बे बनाए। ठीक है, अलग अलग जगह लोग घर किस प्रकार बनाना चाहिए उनको वो भी महारत हासिल हो गई। तो उन्होंने गांव और घर इस तरह बनाना शुरू किया और लोग इनमें आबाद होने लगे कि मतलब लोग यहाँ पर रहने लगे, और इस प्रकार आदमी जो है विकास होने लगा, उनकी उन्नति होने लगी, उनका जीवन और भी बेहतर तरीके से बीतने लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि खेती के पहले इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। यानी जब व्यक्ति जो है खेती नहीं करता था तब वो क्या करते थे? इधर उधर घूमते थे और क्या करते थे? शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। यानी उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, जहां पर उनको शिकार मिला वहीं पर वो ठहर जाते थे। यानी शिकार हर एक जगह मिल जाता था। तो आगे इसके सिवाय उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। दूसरे जानवरों की वजह से उनको इधर उधर घूमना पड़ता था, क्योंकि जब वो खेती नहीं करते थे उस समय जब वो शिकार पर ही आश्रित थे, शिकार पर ही निर्भर थे, तब वो क्या करते थे? इधर उधर घूमते थे और उन्हें शिकार जो है आसानी से इधर उधर मिल जाया करता था। लेकिन जब वो गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। क्यों दूसरे जानवरों की वजह से उनको इधर उधर घूमना पड़ता था? क्योंकि इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी? चारागाहों की। ठीक है, यानी जो उनके गाय, बैल, भैंस जो भी उनके पालतू जानवर होते थे उनके लिए चारागाह की जरूरत पड़ती थी। और एक जगह अगर वो रुकते ठहरते तो उनको चारागाह नहीं मिलता, खत्म हो जाता।
और वापस वहां पे हरी हरी घास उगने में कुछ वक्त लगता, तो इसलिए उनको घूमना पड़ता था। इन जानवरों की वजह से एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी। यानी एक जगह अगर वो रुकते तो वहां पर काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी प्रजाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी उस चारागाह की वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। और जब लोगों को खेती करना आ गया, यानी जब लोगों को खेती करने का वो सीख गए, तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। यानी पहला कारण क्या था? जानवरों के चारागाह की जरूरत पड़ती थी। और दूसरा कारण क्या था? जब उनको खेती करना आ गया तो वो एक जगह रुकना चाहते थे, यानी वो अपनी खेती की सुरक्षा भी उनको करनी है ना, तो उस जमीन के पास उनको रुकना बहुत जरूरी हो गया। और जमीन को जोत बोकर वे छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था। और इस तरह गांव और क्या बन गए बच्चों? इस प्रकार गांव और शहर बन गए। ठीक है ना बच्चों? यानी जब वो पूरी तरह खेती का काम सीख गए, उस समय जब उन्हें हर प्रकार से खेती का हर हुनर आ गया और अपनी खेती की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने जोता है, जो बोया है, उसको वो जो है छोड़कर नहीं जा सकते थे। और पूरे साल भर तक पूरे खेती का काम लगा रहता। और जब पूरे साल तक खेती का काम लगा रहता, तब उनको वहां रुकना पड़ा और इस तरह से गांव बना और इस तरह से शहर बना। तो ये सारी बातें पंडित जी ने अपनी पुत्री को पत्र में लिखा। अब हम आगे देखते हैं कि और उन्होंने क्या लिखा अपने पत्र में। चलो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि पंडित जी अपनी पुत्री को क्या लिखते हैं पत्र में। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि जब आदमी खेती करना सीख गया, उस समय उसकी जो जिंदगी थी वो ज्यादा आराम से कटने लगी। ज्यादा आराम से क्यों कटने लगी? क्योंकि दिन भर शिकार खेलना, कभी शिकार मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और कभी हम उसको बचा कर रख पाते थे, कभी हम नहीं बचा कर रख पाते थे। यानी अगर हमारे पास शिकार बचा कर हम रखते तो ज्यादा दिनों तक हम उसको जमा करके नहीं रख सकते थे। तो इसलिए वो शिकार करने से ज्यादा आराम से ये जिंदगी व्यतीत होने लगी। कौन सी जिंदगी? खेती में काम करना, यानी खेती में अनाज पैदा करना या खेती करना, ये ज्यादा आराम से जो है व्यक्ति का जीवन व्यतीत होने लगा। यानी इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि वे एकदम खा नहीं सकती थी। यानी अनाज खेती के द्वारा वो इतना अनाज पैदा कर लेते थे कि वो जितना उनको खाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा वो इकट्ठा कर लेते थे। तो यानी उनको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उनके पास अनाज पैदा हो जाता था और वो उसको वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। यानी अब यहाँ पे पंडित जी एक और मजे की बात सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अपनी पुत्री को। क्या सुना रहे हैं? कि जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था। यानी जब वो शिकारी का काम करता था, शिकार करता था, तब वो कुछ भी जमा करके नहीं रख सकता था। और अगर रखता भी था तो ज्यादा दिनों तक उसको सुरक्षित नहीं रख सकता था। किसी तरह पेट भर के वो भर लेता, यानी किसी तरह वो खाने भर का, पेट भरने भर का रख लेता। उसके पास न बैंक थे और ना दूसरी चीजें रखने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था थी। यानी रुपए पैसे भी उसके पास नहीं थे। यानी ना उसके पास रुपए पैसे थे, ना उसके बैंक थे, ना और दूसरी चीजें जो उसको जरूरत थी वो ही थी। तो जो उसके पास अनाज, यानी उसे तो अनाज अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना ही पड़ता। यानी उसको अपना पेट पालने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए शिकार खेलना पड़ता, क्योंकि उसके पास न तो रुपए पैसे थे, ना तो बैंक थी, ना दूसरी आवश्यक जो चीजें होती हैं उसके पास थी। तो अब ऐसे समय में जब उसने खेती करना सीख लिया और खेती से उसे एकदम एक फसल से जरूरत से ज्यादा मिल जाता था, यानी जब वो खेती करना शुरू किया तब उसको जो है खेती के द्वारा
अलग अलग फसलों का ज्ञान होने लगा और उससे उसको खाने भर से ज्यादा मिलने लगा। और अतिरिक्त अनाज को वह जमा कर देता था। अतिरिक्त अनाज को क्या करता बच्चों? जमा करके एकत्रित करके रख देता, जैसे गोनियों में भरकर, भूसे में। देखो गांव में बहुत से रखने का बहुत सा तरीका है, अनाज को एकत्रित करके रखने का जो तरीका है गांव में बहुत सारे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े घड़े जैसे बनाए जाते हैं, उसमें रखकर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। उसके द्वारा और अलग अलग आकार के वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन बर्तनों में वो अनाज को सुरक्षित रखते थे। यानी इस प्रकार अतिरिक्त अनाज को वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। यानी इस प्रकार जो है लोगों ने क्या किया? अतिरिक्त अनाज को जमा करना जो है शुरुआत कर दी। उन्होंने अनाज को सुरक्षित रखना शुरू किया। अब जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता गया, वैसे वैसे उन्होंने अनाज को अलग अलग तरीके से सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। पहले मिट्टी के बर्तनों में बनाकर बड़े बड़े घड़े जैसे बनाए जाते थे, मटके जैसे बनाए जाते थे, उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। और आजकल जैसे जैसे हमें विज्ञान का ज्ञान होता गया, वह अनाज और अलग अलग तरीकों से सुरक्षित रखा जाने लगा। और इस प्रकार जो है लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उसे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे और जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था उससे ज्यादा उनके पास बच जाता था। यानी वो खेती में इतना मेहनत करते थे कि उनको जितना जरूरत थी, जितने अनाज की, उससे ज्यादा वो एकत्रित कर लेते और उनके पास वो स्टोर करके यानी जमा करके वो उस अनाज को रख देते थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वो अपनी पुत्री को और क्या समझा रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं पंडित जी ने अपनी पुत्री से क्या कहा। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं। यानी आजकल क्या है बच्चों? बैंक खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? बैंक खुला हुआ है और जहां पर लोग क्या करते हैं? रुपए जमा करते हैं। क्या करते हैं? रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं और साथ ही साथ रुपए भी जमा करते हैं और साथ में क्या करते हैं? चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यानी चेक देकर भी वो पैसे निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? यानी अब ये जो पैसा वो बैंक में जमा करते हैं, वो रुपया कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। यह बचा हुआ रुपया यानी बचाया हुआ रुपया है। जितनी रुपए की जरूरत हमें होती है और हम कमाते हैं, उसको हम खर्च कर देते हैं। उसके अलावा जो पैसा हमारे पास बचता है वो क्या है बच्चों? अतिरिक्त रुपया। यानी ऐसा रुपया जिसे लोग एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। यानी ऐसा पैसा जो हम कमाते हैं वो एक बार में हम खर्च नहीं कर सकते और वो पैसा हमारे पास बच जाता है। वो पैसा है, इसे वे कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं और इससे वो क्या बन जाते हैं? मालदार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? मालदार, रुपए पैसे वाले बन जाते हैं, जिससे उनके पास बहुत सारा अतिरिक्त रुपया। और जिनके पास कुछ नहीं होता वो क्या हो जाते हैं बच्चों? यानी ये सारे रुपए वो कहाँ करते हैं? जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं और इससे वो क्या बन जाते हैं? मालदार, यानी रुपए वाले बन जाते हैं। धनवान व्यक्ति बन जाता है, धनवान आदमी बन जाता है। लेकिन जिसके पास रुपया नहीं होता वो क्या बन जाता है? वो गरीब आदमी, वो गरीब बन जाता है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरों से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी काम कर रहा है वो दूसरे से ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, एक जैसा व्यक्ति काम करता है। बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम करता नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है। यानी कि आजकल के जो आदमी हैं वो काम नहीं करते, उनके पास क्या है? रुपए पैसे जो हैं बचते हैं, बचत होता है। और जो पसीना बहता है उसे, यानी जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। यानी जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, मजदूर व्यक्ति, वो पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है, तो उसके पास जो है पैसा नहीं रहता। और जो अपना दिमाग लगाता है, यानी जो बुद्धि से काम करता है, उसके पास रुपया पैसा बच जाता है। कितना बुरा इंतजाम है ये कि जिसके पास पैसा है, जो अपना बुद्धि लगा रहा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और जो बेचारा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो इस तरह
बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। यानी इसी के कारण दुनिया में क्या है, इसी इंतजाम के कारण दुनिया में गरीबी है कि जो मेहनत कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है, और जो बुद्धि और दिमाग लगा रहा है उसके पास बहुत सारा पैसा है। और इसी प्रणाली की यानी इसी सूत्र के द्वारा, इसी के कारण जो है दुनिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। अभी शायद तुम यह बात न समझ सको। यानी ये किसने कहा? पंडित जी ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद तुमको ये बात न समझ में आए, इसके लिए इसमें सिर न खपाओ, इसलिए इसको जाने दो, तुम अपनी बुद्धि अपना दिमाग इसमें मत लगाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। यानी जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तुमको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी, तो इसमें अभी तुमको अपना दिमाग अपना सिर खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी वैसे वैसे तुमको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। इस प्रकार पंडित जी ने अपनी पुत्री को कहा। चलिए आगे देखते हैं। पंडित जी ने अपनी पुत्री से क्या कहा? पंडित जी ने अपनी पुत्री से कहा, इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। इस प्रकार पंडित जी ने अपनी पुत्री से कहा कि जितना खाना उसको खाने के लिए चाहिए, जितना उसको जरूरत है, उससे ज्यादा जो है उसको खेती से मिलने लगा। यह जमा कर लिया जाता था, ये सारी चीजें जो है वो जमा करने लगा, यानी खेती से वो जो अनाज पैदा होता था उसको वो क्या करने लगा? जमा करने लगा। और उस जमाने में न रुपए थे न बैंक, यानी उस समय क्या नहीं था? न रुपया था न बैंक था। तो क्या था उस समय? उस समय न रुपया था लोगों के पास और न बैंक थी, और न वो अपना पैसा बैंक में रखते थे। इस प्रकार पंडित जी ने अपनी पुत्री को समझाया कि जब आदमी खेती कर रहा था उस समय जो है उसके पास जितनी उसकी जरूरत थी उससे ज्यादा उसके पास अनाज पैदा होने लगा, और न वो रुपए पैसे को जानता था न बैंक जानता था, यानी कि न वो रुपए पैसे को जमा करना जानता था, न बैंक किस प्रकार बैंक होती है उसको ये भी बात पता नहीं थी। जिनके पास बहुत सी गायें, यानी जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी गायें होती थी, बहुत सारे भेड़ होते थे, ऊंट होता था, अनाज होता था, यानी कि जिस व्यक्ति के पास गाय होती थी, ऊंट होता था, भेड़ होती थी, अनाज होता था बहुत सारा, वही व्यक्ति क्या होते थे? वही व्यक्ति अमीर कहलाते थे। इस प्रकार जो है पंडित जी ने अपनी पुत्री को समझाया। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? उचित जानकारी लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 में उचित जानकारी हमको लिखना है। क्या है वो? नंबर 1, काम का विभाजन इनमें हुआ। किसमें हुआ बच्चों? काम का विभाजन किसमें हुआ? तो वो देखेंगे। सबसे पहले औरत और मर्द में हुआ। किसमें हुआ? औरत और मर्द में हुआ। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण करो। प्रश्न क्रमांक 2 में कृति पूर्ण करो। 2 में नंबर 1 क्या है? उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास था। क्या था बच्चों जिसके पास? तो नंबर 1 क्या है? गायें। उसी तरह नंबर 2 में भेड़ें। नंबर 3 में ऊंट, और नंबर 4 में अनाज। तो इस तरह बच्चों गाय, भेड़, ऊंट और अनाज, ये सारी चीजें उस जमाने में जिसके पास होता था वो अमीर कहा जाता था। तो ये क्या है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 2। इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हो। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पर नंबर 1 क्या है? प्रवाह तालिका। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ, यानी मनुष्य ने जब खेती किया उस समय उनको क्या क्या लाभ हुआ उसका। नंबर 1 क्या है? काम कई हिस्सों में बट गए। उसी तरह नंबर 2, आदमियों ने नए नए पैसे सीखे। उसी तरह नंबर 3, गांव और कस्बे बने। और नंबर 4, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। तो इस तरह बच्चों
जो है मनुष्य जब खेती करना शुरू किया उस समय उनको ये लाभ हुआ। अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 में कारण लिखो। तो कारण लिखो में नंबर 1 क्या है? अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसलिए अनाज बचने लगा। जब अनाज बचने लगा तो उन्होंने उसको सुरक्षित रखना आरंभ कर दिया। उसी तरह नंबर 2 में क्या है? मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था। मनुष्य को रोज शिकार क्यों खेलना पड़ता था? क्या कारण है? तो उत्तर आएगा क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल जाता था। मुश्किल से खाने भर को मिल जाता था। उसी तरह नंबर 3, दुनिया में गरीब आदमी है। दुनिया में गरीब आदमी क्यों है? क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है, इसलिए दुनिया में गरीब आदमी है। उसी तरह नंबर 4, लोग बैंक में रुपए रखते थे। लोग कहाँ रुपए रखते थे? बैंक में। क्या कारण है? क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, इसलिए वो कहाँ रुपए रखते थे? बैंक में रखते थे। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। यानी जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं उसको एक शब्दों में आपको लिखना है। नंबर 1, जानवरों को चराने की जगह। जानवरों को चराने की जगह क्या हुआ? चारागाह। उसी तरह नंबर 2 में क्या है? जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं, वो क्या है? मालदार। तो इस तरह एक शब्दों में क्या हुआ बच्चों? मालदार। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, वाक्य शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर बच्चों आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। मैंने आपको प्रश्न दिए हुए हैं, उसका वाक्य शुद्धिकरण करके वापस आपको पुनः वो वाक्य फिर से लिखना है। नंबर 1 में बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तो इसको हमको अच्छी तरीके से शुद्ध करके लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे आएगा? बड़े दुखी लग रहे हो, वहां पे पूर्ण विराम, क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह मार्क। आगे नंबर 2 में अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, इसमें क्या है गलत? उत्तर अरे, यहाँ पर कॉमा, रामू के बापू, फिर कॉमा, घोड़े बेचकर सो रहे हो, पूर्ण विराम। इस तरह वाक्य शुद्ध करके हमको लिखना है। नंबर 3 में तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? तुम्हारे दाने कहाँ हैं। ह के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा और प्रश्नसूचक चिन्ह। तो इस तरह आपको वाक्य शुद्धिकरण करके अपनी कॉपी में लिखना है। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी यहाँ पर मैंने आपको शब्द दिए हैं, उसके विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो नंबर 1 में क्या है? मुश्किल, आसान। उसी तरह नंबर 2, नई पुरानी। नंबर 3, अच्छा बुरा। नंबर 4, आबाद और बर्बाद। तो इसका उल्टा क्या हुआ? बर्बाद। तो इस तरह बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।